चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, या सिंपली हम जिसको फोटोट्रॉपिक एनर्जी मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस पर आज तफसीली बात होगी। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं उन पर थोड़े अब बात करूँगा। का जो इन्वॉल्व होता है वो एनर्जी है। इस सारे प्रोसेस में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो कोई भी काम हो रहा है, मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है इसमें भी एनर्जी लग रही है, आप सुन रहे हैं इसमें एनर्जी लग रही है, आपके सेल फोन ये वो कुछ भी एनर्जी के बगैर पॉसिबल नहीं है। कोई भी वर्क जो है वो एनर्जी के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो खैर, एनर्जी से मुतालिक दो लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है वो बताता है एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। आगे प्रोसेस में भी हम देखेंगे कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे तब्दील होती है। और थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लॉ कहता है जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है तो हर दफा लॉस ऑफ एनर्जी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जितनी एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो दूसरी फॉर्म में उतनी ही एनर्जी पहुंचेगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो हीट की सूरत में लॉस हो जाती है। तो अब एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, लेकिन हम जो दो बेसिक फॉर्म हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है अपनी किसी पोजीशन की वजह से, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी इन वर्क, कोई चीज मूव कर रही है तो उस वजह से जो उसमें एनर्जी है या वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो फोटोसिंथेसिस में कुछ रिएक्शंस हैं जो हमने आगे चल कर डिस्कस करने हैं, उनको देख लेते हैं। वो होते हैं जी रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है मॉलिक्यूल गेन एन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम। जब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होता है या हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब होता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन एटम गेन करता है तो हम कहते हैं जी ये रिड्यूस हो गया है, या इसको रिडक्शन भी कहते हैं। और जब इसका अपोजिट प्रोसेस इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या हाइड्रोजन का लॉस होता है तो हम कहते हैं जी ये ऑक्सीडाइज हो गया है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात कि जब कोई मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है तो वो एनर्जी गेन करता है, और जब कोई ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें से एनर्जी का लॉस होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब कोई मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है तो एनर्जी गेन होता है, या जब मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन आपको नजर आ रही है AH2 + B, ए और BH2 बन रहे हैं। तो अब देखें AH2 ये रिड्यूस फॉर्म है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है। बी ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। अब होता क्या है, ये H जो है ये B के पास जा रहा है, तो अब A जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया, B जो है ये रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन इसके पास चला गया। तो अब ये जो B रिड्यूस फॉर्म में है इसके पास एनर्जी है, A ऑक्सीडाइज हो गया है, यहाँ से एनर्जी का लॉस हुआ है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। पहले आप पढ़ चुके होंगे तो इस पर मजीद हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं जैसे कि NADH, FADH, NADPH। तो NAD निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि दोनों सूरतों में NADH और NAD+ की पॉजिटिव की सूरत में दोनों में मौजूद है। तो जो इसकी NAD+ की फॉर्म है ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, मतलब इसमें एनर्जी का लॉस हो चुका है, इसमें एनर्जी नहीं होती। NADH वाली जो इसकी फॉर्म है ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है, इसमें इसके पास एनर्जी होती है। सेम केस NADPH और FADH
FADH का है। FAD उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, NADP ऑक्सीडाइज फॉर्म है, NADPH रिड्यूस फॉर्म है, और FADH रिड्यूस फॉर्म है। तो याद रखने के लिए जिसके साथ हाइड्रोजन लगी हुई है वो रिड्यूस फॉर्म है और उसमें एनर्जी होती है। उसके बाद फास्फोरिलेशन, एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप फास्फोरिलेशन कहलाता है। तो अब ATP के मॉलिक्यूल डेली बेसिस पर बन रहे हैं। डेली बेसिस क्या मतलब, हर लम्हा अभी भी हर किसी हर जानदार की बॉडी में बन रहे हैं और टूट रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ATP जब टूटता है तो उस दौरान ADP बनता है, फास्फेट ग्रुप रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। और नेक्स्ट क्या होता है, जब ATP बनता है तो उस दौरान ADP के साथ एक और फास्फेट ग्रुप को अटैच किया जाता है एनर्जी की मदद से और ATP बन जाता है। वो जो एनर्जी इसमें ऐड की जाती है वो फिर जब ATP ब्रेक होता है तो वो एनर्जी उसमें रिलीज हो जाती है। तो अब आते हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने डिस्कस करनी थी। अब फोटोसिंथेसिस में भी हम इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे चीजें देखेंगे। तो इसकी हिस्ट्री में सिर्फ ये कुछ साइंटिस्ट के नेम है। स्टीफन हेल, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो इसने कहा था कि प्लांट जो है ना वो अपनी न्यूट्रिशन जो है वो एयर और लाइट से जो है वो हासिल करते हैं। अब जो उसने लाइट वाली बात की थी वो फिर बाद में ये फोटोसिंथेसिस में डिस्कवर हुई। जूलियस रॉबर्ट मेयर ने जो है उसने कहा था कि लाइट में रेडिएंट एनर्जी होती है और ये रेडिएंट एनर्जी जो है वो प्लांट्स केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जूलियस वॉन सैक्स था, इसने पहला जो फोटोसिंथेसिस का विजिबल प्रोडक्ट है, विजिबल से मुराद ये स्टार्च हमारे पास मौजूद होती है। अब जो प्लांट्स के अंदर आपको ग्लूकोज बनता है वो कभी विजिबल नहीं होता, स्क्रोज बनता है वो विजिबल फॉर्म में नहीं है, तो स्टार्च जो है वो विजिबल फॉर्म में होता है आपके पास। तो इस पर इसने बात की थी। उसके बाद मेल्विन कैल्विन, जिसने कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन, आगे चल के हम इस पर बात करते हैं, इसने इसको डिस्कवर किया था, बाद में फिर इसको नोबेल प्राइज मिला था। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इन्होंने ये साइकिल डिस्कवर किया था। तो अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होती है जी। सनलाइट से। एनर्जी कहाँ से आती है जी, सूरज की रोशनी से आती है। अब जो सूरज की रोशनी यहाँ तक कैसे पहुंचती है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो प्रोड्यूस करता है sun, वो यहाँ पर पहुंची है। अब ये जो लाइट आ रही है इसमें हमें जो नजर आती है वो विजिबल लाइट या उसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, और ये बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा है जो सूरज से रेडिएशन आ रही हैं, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है। इसके अलावा इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसमें एक्सरे, कॉस्मिक रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब बाकी चीजें जो हैं जो सनलाइट से आती हैं, रेडिएशन होती हैं सूरज की, वो हमें विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आती, वो हमें नजर नहीं आती। तो रेडिएंट एनर्जी जो है जो सूरज से आती है डुअल नेचर होती है इसकी, वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म। इस पर आप FSC में भी पढ़ चुके हैं, तो इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस है। तो अब वो कहता है जी अप्रोक्सीमेटली 40% जो रेडिएंट एनर्जी जमीन तक पहुंचती है वो विजिबल लाइट होती है। और जो विजिबल लाइट है उसकी रेंज 380 नैनोमीटर से लेकर, वेवलेंथ की बात हो रही है, 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक, मतलब वायलेट से रेड, ये कलर हैं लाइट के। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये मैंने सर्कल किया हुआ है, तो इसमें मैंने ये कलर लिख तो दिए हैं। अब मैं चूंकि ब्लाइंड हूँ तो पोजीशन हो सकता है इन लेटर्स की आगे पीछे हो, इंडिगो, येलो, ऑरेंज और रेड, ये विजिबल लाइट में ये कलर होते हैं। अब विजिबल ज्यादा लेफ्ट साइड पे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं और इधर को इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं। तो वायलेट और उसके बाद के अल्ट्रावायलेट। तो फिर आगे ये फ्रीक्वेंसी है इनकी। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है
या इनका वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब है वेवलेंथ इनका छोटा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वेवलेंथ इनका बढ़ रहा है। तो राइट साइड पे लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट्स हैं और लेफ्ट साइड पे शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन है। तो अब इसमें क्लोरोफिल जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो सिर्फ ये विजिबल रीजन में है, इसमें से ही एब्जॉर्ब करता है। कौन सी एब्जॉर्ब करता है इसको आगे चलकर डिस्कस करते हैं। अब ये लाइट जो सूर्य से आती है एब्जॉर्ब कौन करता है जी, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स करते हैं। अब ये पिगमेंट ऐसे नहीं है कि एक ही पिगमेंट सारी लाइट एब्जॉर्ब करता है, हर पिगमेंट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है और बाकी को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो हर पिगमेंट जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है उसको उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब होता क्या है जी, प्लांट हमें ग्रीन नजर आते हैं, ग्रीन इसलिए नजर आते हैं कि ग्रीन लाइट ये इस वेवलेंथ की लाइट जो है वो प्लांट रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। प्लांट के पास ये पिगमेंट्स नहीं होते जो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करें, तो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो हमें ग्रीन नजर आते हैं। तो ये जो कलर वगैरह हैं, ये कलर वो लाइट है जिस वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है, हमें वही कलर नजर आ रहा होता है। अब अगर सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब होती है तो जो बॉडी जो ऑब्जेक्ट सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो ब्लैक अपेयर होता है, और जो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक करता है तो वो वाइट अपेयर होता है। तो जो मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनमें क्लोरोफिल है, जो कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जब हमने क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा था तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो थैलाकोइड जो है वो टैक्स बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसको ग्रेना कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रोमा भी मौजूद होते हैं जिससे ये ग्रेना कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनको स्ट्रोमा थैलाकोइड कहते हैं। अब स्ट्रोमा जो है वो क्लोरोप्लास्ट में जो उसका फ्लूइड है या उसका लिक्विड पोर्शन है, सॉल्युबल पोर्शन है, तो स्ट्रोमा है, उसमें एंजाइम मौजूद होते हैं। कैल्विन साइकिल उसी स्ट्रोमा में ही चलता है। क्लोरोप्लास्ट में 50 से 80 तक ग्रेना होते हैं और हर ग्रेना में 10 to 30 थैलाकॉइड्स मौजूद होते हैं। तो ये क्लोरोफिल स्ट्रोमा थैलाकॉइड्स में भी पाए जाते हैं और ग्रेना में भी पाए जाते हैं। तो ये थैलाकॉइड जितने भी हैं सब में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। तो आमतौर पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मौजूद होते हैं, और थोड़ा सा इनका डिफरेंस है। इनका डिफरेंस भी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में फर्क क्या है। तो आमतौर पर वो बात ये करता है कि क्लोरोफिल ए जो है उसकी कंसंट्रेशन 3 टाइम्स ज्यादा होती है क्लोरोफिल बी के हिसाब से। तो क्लोरोफिल के अलावा एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ये रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर कहलाता है। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिसमें एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी रेडिएशन की सूरत में ट्रांसफर होती है। एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो रेडिएशन की सूरत में फिर आगे दूसरे साथ वाले मॉलिक्यूल के पास जाती है। इसी तरह फिर साथ वाले मॉलिक्यूल में ये एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, जिसको हम रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट्स में हमारे पास ऑरेंज कलर के कैरोटीन्स हैं, येलो कलर के xanthophyls हैं। कैरोटीनॉइड जो है इनको एसेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसको क्लोरोफिल की तरफ ट्रांसफर करते हैं। जाहिर सी बात है एसेसरी पिगमेंट जो भी हैं ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, वो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और ये फिर आगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। अब क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी के कंपैरिजन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, वो बात करते हैं कि क्लोरोफिल बी जो है ये भी अल्टीमेटली जो सनलाइट से जो एनर्जी कैप्चर करता है उसको क्लोरोफिल ए की तरफ ही ट्रांसफर करता है। और इसके अलावा इनके जो एब्जॉर्प्शन रेंज है वो 430 नैनोमीटर टू 660 नैनोमीटर और 450, जबकि क्लोरोफिल बी की जो है वो 450 नैनोमीटर टू 650 नैनोमीटर होती है। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन इन कलर होता है, जबकि क्लोरोफिल बी
येलो ग्रीन इन कलर होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस नहीं है, ये है असल में जो इनका केमिकल डिफरेंस है कि क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप जो है वो क्लोरीन रिंग की थर्ड पोजीशन पर होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इनके फार्मूला को अगर हम देखें तो C55H72MgN4O5, जबकि क्लोरोफिल बी C55H70MgN4O6। ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये जो आर पोजीशन है, यहाँ पर अगर CH3 ग्रुप होगा तो क्लोरोफिल ए होगा, अगर CH हो यानी एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो क्लोरोफिल बी होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। तो अब फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू लेते हैं जी। फोटोसिंथेसिस दो मेन पार्ट्स में है, एक जिसको लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या जिसको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं तफसील से। तो पहला जो है वो एनर्जी ट्रांजैक्शन फेज है। इसमें एनर्जी की सिंथेसिस होती है। वो एनर्जी क्या है, एटीपी मॉलिक्यूल और NADPH मॉलिक्यूल हैं। वो फिर आगे कैल्विन साइकिल में कैसे यूज होते हैं हम उन पर बात करेंगे। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का एक ओवरव्यू मैं आपको बता दूं, जिस पर हम आगे सारी बात करने लगे हैं। ये आपको क्लोरोप्लास्ट का एक पोर्शन नजर आ रहा है स्क्रीन पर। अब ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये थैलाकाइड है। और थैलाकाइड क्या है, ये ग्रेना थैलाकाइड है। ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, ग्रेना थैलाकाइड मेम्ब्रेन में आपको फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं। अब होता क्या है, लाइट इन पिगमेंट मॉलिक्यूल पर पड़ती है फोटोसिस्टम पर। यहाँ से फिर हाइड्रोजन आयन को, मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, हाइड्रोजन आयन को इस ल्यूमेन में इकट्ठा किया जाता है। जब ये हाइड्रोजन आयन इस थैलाकाइड के ल्यूमेन में आते हैं, यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू स्ट्रोमा। तो इसी दौरान ये फिर NADPH बनता है। ATP की यहाँ पर बात नहीं की, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे बनते हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब ल्यूमेन में बढ़ जाती है तो ATP सिंथेज से ये हाइड्रोजन आयन पास आउट होते हैं। पास आउट होने के दौरान ADP के साथ फास्फेट ग्रुप जोड़ा जाता है और ATP बनते हैं, जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ATP कैसे बनते हैं। अब हुआ क्या, इसमें NADPH बने और ATP बने। ये ATP और NADPH कैल्विन साइकिल में आते हैं, यहाँ पर ये यूज होते हैं, और यूज होने के दौरान ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। फिर आगे ग्लूकोज फिर स्टार्च और बाकी चीजें बनाता है। तो लाइट रिएक्शंस क्या क्या है उस पर बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये हम पहले क्लोरोप्लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो फिर आगे फोल्डिंग बनाते हैं, जिनको थाइलाकॉइड सिस्टम भी कहते हैं। ये थाइलाकॉइड्स पर, इसके स्ट्रक्चर पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। कि इसमें ग्रेना थाइलाकॉइड है, सोमा थाइलाकॉइड है, ये आपको ग्रेनम नजर आ रहा है। और ये जिनसे ये ग्रेना आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स कहलाती हैं। तो अब इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि फोटोसिस्टम की सूरत में मौजूद होते हैं। अब दो फोटोसिस्टम ऑपरेट करते हैं, जिनको फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 कहते हैं। फोटोसिस्टम 1 की डिस्कवरी पहले हुई थी, फोटोसिस्टम 2 की बाद में हुई थी, तो इस हिसाब से इनकी नेमिंग की गई है। और जो फोटोसिस्टम के पिगमेंट्स हैं, ये लाइट गैदरिंग एंटीना पिगमेंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। मतलब ये लाइट को कैप्चर करते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे रेडियो के वो एंटीना लगे हुए थे, या पहले दौर में आपने देखा होगा एंटीना लगता था टीवी
सेट के साथ जो कि सिग्नल को कैप्चर करता था, तो सेम यही काम एनर्जी को कैप्चर करना है। ये भी उसी तरीके से रेडिएशन को कैप्चर करते हैं। तो अब ये करते क्या है, ये असल में ये फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं और ये फिर आगे जो साथ वाले में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं उनको ये ट्रांसफर कर देते हैं। तो हर फोटो सिस्टम में हंड्रेड्स ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल होते हैं, जिनको लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना भी कहा जाता है। और इसके साथ कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं। अब जब लाइट जो है पिगमेंट मॉलिक्यूल पर पड़ती है किसी भी फोटो सिस्टम के, तो एनर्जी जो है वो फाइनली रिएक्शन सेंटर के पास भेजी जाती है, जिसमें क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। अब ये रिएक्शन सेंटर क्या है, मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ। रिएक्शन सेंटर वो रीजन है फोटो सिस्टम में जहाँ पर क्लोरोफिल के दो मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, जहाँ इनको स्पेशल पेयर भी कहा जाता है। और यही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो पेयर है, ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। अब ये फोटो सिस्टम है। अब देखें जी, इसमें होता क्या है जी, फोटान आकर स्ट्राइक करते हैं एंटीना पिगमेंट्स पर, और यहाँ से एनर्जी जो है रेजोनेंस ट्रांसफर के जरिए, रेजोनेंस मैंने वही बताया कि ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनमें ये वाइब्रेशन होती हैं। अब क्योंकि इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह पर नहीं टिक पाते। वो फिर आगे जो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आती है वो वाइब्रेशंस के थ्रू साथ वाले मॉलिक्यूल की तरफ, साथ वाले एंटीना पिगमेंट की तरफ ट्रांसफर होते जाते हैं, और फाइनली ये कहाँ पहुंचते हैं, रिएक्शन सेंटर पर, जहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ से इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। वो फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर आगे हम पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। अभी इसको देख लें कि ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं क्लोरोफिल के, और वो फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं। इसके अलावा इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट पर थोड़ा सा इसका जिक्र करेंगे। तो ये रॉबर्ट इमर्सन ने डिस्कवर किया था। उसने देखा था कि रेड और फार रेड लाइट, जब, अब इस बात को सिंपल सी बात है समझिएगा कि आपने ना तीन ग्रुप्स बनाए हुए हैं प्लांट्स के। एक को रेड लाइट दे रहे हैं, एक को फार रेड लाइट दे रहे हैं, एक को रेड और फार रेड दोनों दे रहे हैं। तो दो ग्रुप जो आपके पास हैं जिसको रेड लाइट दे रहे हैं और फार रेड लाइट दे रहे हैं, तो इन दोनों का जो इफेक्ट है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन दोनों की वजह से इनको अगर आप क्युमुलेट कर दें, इकट्ठा कर दें, वो कम होता है एज कंपेयर टू वो एक ही ग्रुप, एक ही प्लांट जिसको आप फार रेड और रेड लाइट दोनों एक ही वक्त में दे रहे हैं। क्योंकि इसमें ये जो फोटो सिस्टम की कैपेसिटी है, अब जिसको आप सिर्फ रेड लाइट दे रहे हैं उसमें एक फोटो सिस्टम काम कर रहा है, जिसको फार रेड दे रहे हैं उसमें एक फोटो सिस्टम काम कर रहा है, जबकि जिसको रेड और फार रेड दोनों दे रहे हैं उसमें एट द सेम टाइम दोनों फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल लाइट के, इंडिविजुअल रेड या फार रेड लाइट के। तो फोटो सिस्टम वन जो है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो 700 नैनोमीटर तक होती है मैक्सिमम, उसको P700 कहते हैं, जो इसका रिएक्शन सेंटर है। और जो फोटो सिस्टम टू है उसकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो 680 नैनोमीटर है। तो इसको इसके रिएक्शन सेंटर को P680 भी कहा जाता है। तो ये इनकी नेमिंग है इनकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। और ये जो फोटो सिस्टम है ये मेम्ब्रेन के अंदर मोबाइल होते हैं, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव भी कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर कर सकें। अगर लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है तो ये लाइट की तरफ ये मूव कर जाते हैं फोटो सिस्टम, लाइट, मैक्सिमम लाइट को कैप्चर करने के लिए। ये देखें जी, ये वही फोटो सिस्टम है जो अभी इतना हमने डिस्कस किया था, इस पर अब दोबारा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फोटो फोटो सिस्टम टू पर बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये फोटो सिस्टम टू, अब ये नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में, फोटो फास्फोरिलेशन में ये पहले मौजूद होता है। तो ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि फोटो सिस्टम वन पहले क्यों नहीं होता, फोटो सिस्टम टू पहले क्यों आता है। जी ऐसा है कि वो फोटो सिस्टम वन पहले डिस्कवर हो गया था, फोटो सिस्टम टू बाद में डिस्कवर हो गया था, जबकि एक्चुअल में फोटो सिस्टम टू पहले ही मौजूद होता है। तो ये डिस्कवरी का मैकेनिज्म के साथ ताल्लुक नहीं होता। तो फोटो सिस्टम टू जो है ये लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स टू
जिसमें अबाउट 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं और इसके अलावा ढेर सारे कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं इसमें। ये लाइट के फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। ये फिर एनर्जी जो है इसके अपने रिएक्शन सेंटर, जिसको P680 कहते हैं, वहाँ ट्रांसफर करता है। रिएक्शन सेंटर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके, अब रिएक्शन सेंटर में हम बात कर चुके हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं और ये पास आउट हो जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, जो कि फोटो सिस्टम 2 के केस में फियोफाइटन होता है। और जो इनका जो रिएक्शन सेंटर है वो ऑक्सीडाइज स्टेट में रहता है। ऑक्सीडाइज स्टेट मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसकी एनर्जी कम हो गई है। फिर आगे वाटर मॉलिक्यूल आकर इसको कवर करेंगे। तो फियोफाइटन जो है ये एक मॉडिफाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही है, जिसमें दो प्रोटॉन मौजूद होते हैं मैग्नीशियम आयन की जगह। जहां पर मैग्नीशियम आयन मौजूद होता है क्लोरोफिल में, स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो वहां पर दो प्रोटॉन मौजूद होते हैं। तो अगर वो दो प्रोटॉन मौजूद है तो वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फियोफाइटन कहलाता है। एक अलग कंपाउंड है, वो क्लोरोफिल नहीं कहेंगे, वो एक अलग कंपाउंड है फियोफाइटन। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये इलेक्ट्रॉन को आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास आउट कर देता है। इसमें प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स है, प्लास्टोसाइनिन है। अब ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो अब वो देखें जो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है वो कहाँ से पूरा होगा। तो वो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाता है। फोटो सिस्टम 2 में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, जिसमें प्रोटीन और मैंगनीज आयन होते हैं। वो क्या करते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल की फोटोलाइसिस कराते हैं। उस दौरान वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है रिएक्शन सेंटर पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, वो पूरा किया जाता है। तो इसमें मैंगनीज स्टेबलाइजिंग प्रोटीन होती हैं, जो कि 4 मैंगनीज आयन जिनमें मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो उनको ये इकट्ठा करते हैं, फिर आगे ये ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन सेंटर की तरफ। यहाँ पर आप देखें वाटर मॉलिक्यूल ये स्प्लिट होता है तो मैंगनीज स्टेबलाइजिंग प्रोटीन इलेक्ट्रॉन्स को फिर आगे ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये फोटो सिस्टम 2 आपको नजर आ रहा है, ये क्या करते हैं देखेंगे, वो इसमें और PS1 में दोनों में सिर्फ आगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और फिर आगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है उसका डिफरेंस है प्राइमरी। अब इसमें लाइट कैप्चर करते हैं रिएक्शन सेंटर, फिर वो ये इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट हो रहे हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर रहा है। तो फिर आगे प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, यहाँ पर एटीपी की जो प्रोडक्शन है ना, ये आगे चल के हम इसको डिस्कस करते हैं, ये एटीपी कैसे बनते हैं इस पर हम बात कर चुके हैं वैसे। तो फोटो सिस्टम वन जो है प्लांट में जिसको पहले डिस्कवर किया गया था, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स 1 भी कहलाता है। अब इसमें जो एंटीना मॉलिक्यूल हैं या लाइट गैदरिंग मॉलिक्यूल हैं वो 80 से लेकर 120 तक होते हैं और कैरोटीनॉइड इसमें थोड़े होते हैं। अब जब फोटान जो है वो यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं एंटीना पिगमेंट पर, तो अब वही रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर के जरिए इसके रिएक्शन सेंटर, जिसको P700 कहते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। P700 के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन फेरोडेक्सिन और फिर आगे NADP रिडक्टेज के पास जाते हैं और NADPH बनता है। जबकि उधर क्या था, प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स प्लास्टोसाइनिन वहां जा रहे थे, जबकि इधर जो है NADPH बना रहे हैं NADP रिडक्टेज के पास जाके। ये बेसिक डिफरेंस है PS2 के मैकेनिज्म में और PS1 के मैकेनिज्म में। अब आते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन की तरफ। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन का जो मेन रिएक्शन है वो कैसे होता है, जिसको हम नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन कहते हैं। तो इसमें दोनों फोटो सिस्टम PS2 और PS1 जो है वो इकट्ठे काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक्सचेंज की सूरत में zigzag मैनर में, हम उसकी बात करेंगे। तो अब इसमें हर 8 फोटॉन जब एब्जॉर्ब होते हैं तो 2 NADPH मॉलिक्यूल बनते हैं। कैसे बनते हैं ये देखें, आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसको देख लें फिर हम इसको मजीद डिटेल में देखेंगे कि क्या है जी। लाइट आ रही है, फोटॉन्स आ रहे हैं एंटीना पिगमेंट पर, वो रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर के जरिए P680 को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब यहाँ पर जो गैप बनेगा, वैकेंसी बनेगी इलेक्ट्रॉन की, वो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे और ये फिर इलेक्ट्रॉन ये वाले वैकेंसी बने, इसको फुलफिल किया जाएगा रिएक्शन सेंटर पे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास है, ये प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पर क्या हो रहा है, एडीपी से एटीपी बनता हुआ दिखाया जा रहा है। यहाँ पर होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से पास होते हैं तो उस दौरान हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड के ल्यूमन में, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम में देखा है, वहां पर पास किया जाता है, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। अब यही हाइड्रोजन आयन एटीपी सिंथेस से, 4 हाइड्रोजन आयन का, तो ये हाइड्रोजन आयन जब एटीपी सिंथेस से पास होते हैं तो एटीपी बनाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी दे कर गए हैं किस चीज के लिए, एटीपी के लिए। याद रखिएगा, एक चीज क्या बन गई, एटीपी बन गई जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से पास हो रहे हैं। अब फिर आगे ये प्लास्टोसाइनिन और फाइनली ये पहुंचते हैं PS1 के रिएक्शन सेंटर पर। अब PS1 के रिएक्शन सेंटर ऑलरेडी जो है वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल चुके हैं। कैसे निकल चुके हैं, क्योंकि इसके भी तो पिगमेंट्स मौजूद हैं, वो भी तो लाइट ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन पहले निकले थे वो कहाँ गए, प्राइमरी एक्सेप्टर, फेरोडेक्सिन, NADP रिडक्टेस, और वहां पर NADPH बन गया। अब यहाँ पर जो गैप बना हुआ था, वो जो PS1 से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो यहाँ पर आएंगे, वो फिर आगे इसी तरह से NADPH बनाएंगे। तो हुआ क्या है, एटीपी बना है और NADPH बना। तो ये क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन में मजीद डिटेल में दिखाया गया है कि ये फोटॉन्स आ रहे हैं फोटो सिस्टम 2 पर। यहाँ पर वाटर सप्लेट होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, 4 हाइड्रोजन आयन बनते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल जब टूटते हैं 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन ये 4 मैंगनीज आयन है, ठीक है, जिसको मैंगनीज स्टेबलाइजिंग प्रोटीन हमने डिस्कस किया था वो है। ये फिर उन इलेक्ट्रॉन को P680 जो इसका रिएक्शन सेंटर है वहां पर भेज देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए जब यहाँ पर आते हैं तो ये देखें जी, ये हाइड्रोजन आयन ये मूव होते हैं थैलाकॉइड ल्यूमन में। तो अब ये जो हाइड्रोजन आयन थैलाकॉइड ल्यूमन में आ गए हैं या प्रोटॉन आ गए हैं, ये फिर आगे एटीपी बनवाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में है ये PS1 की तरफ जाते हैं, और PS1 से फिर आगे पेरोडेक्सिन, यहाँ पर NADPH बनता है। और जो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन इकट्ठे हुए हैं वो हाइड्रोजन आयन, ये देखें 4 हाइड्रोजन आयन एटीपी सिंथेस से जब जाएंगे तो एटीपी बनाएंगे। अब देखें स्ट्रोमा के अंदर क्या बना है, स्ट्रोमा के अंदर 2 NADPH बने हैं, 8 फोटॉन जब एब्जॉर्ब हुए हैं तो, और एक ये देख एटीपी बना है। तो ये थी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये PS1 इन्वॉल्व होता है, PS2 इन्वॉल्व नहीं होता। तो जब कभी एटीपी की कमी हो जाए, सॉरी NADPH की, अच्छा NADPH कह रहा हूँ, एटीपी की। तो फोटो सिस्टम 1 जो है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को साइक्लिक फैशन में ट्रांसफर करता है। तो NADP की बनाने की बजाय इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास भेजा जाता है, जो कि फिर दोबारा से रिएक्शन सेंटर की तरफ आते हैं और एटीपी बनाते हैं, और ये जब एटीपी की कमी हो जाए तब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है। इस दौरान NADPH नहीं बनते, क्योंकि NADP रिडक्टेज की तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं भेजा जाता। तो यहाँ पर देखें रिएक्शन सेंटर, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इजेक्ट हुए, पैरोडेक्सिन, प्लास्टोक्विनोन। अब यहाँ पर NADP रिडक्टेज का कहीं पे कोई मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि वहां पर नहीं जाते। प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। अब इसको देख लें, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पर मैंने बात की थी कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ही वो जगह है
जहां पर हाइड्रोजन आयन को ल्यूमन में ट्रांसफर किया जाता है थैलाकाइड के, और वही जो हाइड्रोजन आयन है वो एटीपी बनवाते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो एटीपी जल्दी से जल्दी बनाए जाते हैं, और इसमें फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। तो ये था लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं केल्विन बेंसन साइकिल की। तो इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, RuBP रेबुलोज बिस्फास्फेट इन्वॉल्व होता है, और रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ये तीन मेन चीजें हैं जो कि इस साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं और ग्लूकोज की सिंथेसिस कराते हैं। एंड प्रोडक्ट G3P होता है, वो हम आगे चल के बात करते हैं। इसको C3 पाथवे भी कहा जाता है, क्योंकि G3P जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो उस वजह से इसको G3P पाथवे भी कहा, C3 पाथवे भी कहा जाता है। इस रिएक्शन में अब देखें, लाइट रिएक्शन में हुआ क्या है, एटीपी बने हैं और NADPH बने हैं। वही एटीपी और NADPH केल्विन साइकिल में या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में यूज होंगे, जिसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है केल्विन साइकिल। मेलिन केल्विन ने एंड्रयू बेंसन और जेम्स बेशम के साथ मिलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को डिस्कवर किया था। जो एंड्रयू बेंसन को इसने हायर किया था मेल्विन केल्विन ने, मेल्विन केल्विन की अपनी लैब थी, तो इन्होंने मिलकर ये मैकेनिज्म सारा डिस्कवर किया। तो एट द एंड एंड्रयू बेंसन को कोई क्रेडिट नहीं मिला था, हालांकि काम उसने मिलकर कराया था, क्योंकि उसने हायर किया था, तो ये सारा क्रेडिट मेल्विन केल्विन को मिला। और नोबेल प्राइज भी मेल्विन केल्विन को 1961 में मिला था। तो अब केल्विन साइकिल कहाँ पर होता है जी? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है जी, स्ट्रोमा में होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है जी? कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमेटा के जरिए, आपको पता है, पढ़ा हुआ है आपने, स्ट्रोमेटा के जरिए मेसोफिल सेल में आते हैं, मेसोफिल सेल से वो फिर आगे डिफ्यूजन के थ्रू सेल्स के अंदर पहुंचती है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है स्ट्रोमा के अंदर। अब आसानी के लिए हम केल्विन साइकिल को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज है कार्बोक्सिलेशन, ऑर्गेनिक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो कि राइबोलोज बिस्फॉस्फेट है, 5 कार्बन कंपाउंड है। तो इस दौरान ये टूटता है और 3 फास्फोग्लिसरेट बनाता है। अब दूसरे में क्या होता है जी? थ्री G3P बनता है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है, जिसमें 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है G3P में। और तीसरा इसका जो पोर्शन हो गया केल्विन साइकिल का, वो है रीजनरेशन इनिशियल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की, RuBP की। RuBP को दोबारा से रीजनरेट कराया जाता है। तो पहले इसका ओवरव्यू देख लें, केल्विन साइकिल चलता कैसे है। अब देखें जी, आसानी से आसानी के लिए और बैलेंस रखने के लिए हम स्टार्ट में अब ये देखें, ये 3 साइकिल हैं केल्विन साइकिल के, एक नहीं है, 3 है। तो फिगर का डिफरेंस आता है डिजिट्स का, तो हम 3 को ले रहे हैं जी। 3 मॉलिक्यूल हैं रेबुलोज बिस्फास्फेट के, 5 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिले हैं। अब ये 5 कार्बन है, 3 मॉलिक्यूल हैं, 15 कार्बन है इसके, 3 ये मिले, तो ये आपस में मिलते हैं, और उस दौरान ये ब्रेक हो जाता है और 3 फास्फोग्लिसरेट बनते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, 6 मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरेट के बने हैं। अब देखिए यहाँ पर जब ये ब्रेक होगा, 6 कार्बन, 2 2 फास्फेट लगे हुए हैं, तो हर एक के साथ एक एक फास्फेट लगा हुआ है। इस दौरान फिर क्या होता है, क्योंकि ये 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 ATP लाइट रिएक्शन से आते हैं, वो यहाँ पर यूज होते हैं, और यहाँ पर इस साइड पे एक और फास्फेट लगा दिया जाता है, तो क्या बनता है? 1 3 बिस्फास्फोग्लिसरेट बनता है। आगे हम इसको डिटेल में आगे नेम दिए हुए हैं, वो डिस्कस करते हैं। फिर इस दौरान 6 NADPH यूज होते हैं, फास्फेट रिमूव हो जाते हैं जो ATP की वजह से लगे हैं, और तब क्या बनते हैं? G3P बनते हैं। कितने G3P बने हैं जी? 6 G3P बने हैं, जिसमें से एक
G3P कैल्विन साइकिल से बाहर चला जाता है। अब देखें 3 कार्बन, G3P कितने कार्बन? 3। कार्बन डाइऑक्साइड से कितने आए थे? 3 कार्बन आए थे। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, तो इधर भी 3। वो 3 जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के कार्बन आए थे वो यहाँ पर G3P बना देते हैं और ये साइकिल से बाहर चले जाते हैं। बाकी इसके जो कितने कार्बन थे, 5 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल हैं, 15 कार्बन, वो यहाँ पर हमारे पास पड़े हैं। 1 2 3 4 और 5। तो फिर आगे 3 ATP लगते हैं और इसकी रीजनरेशन होती है और फिर राइबोलोज 1,5 बिस्फास्फेट बन जाते हैं। 3 मॉलिक्यूल, 15 कार्बन एटम पूरे हो जाते हैं। तो ये सारा कैल्विन साइकिल था। तो पहली स्टेज में वही कैल्विन साइकिल में कोवेलेंट अटैचमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनाइल कार्बन की, जो कि राइबोलोज 1,5 बिस्फास्फेट के साथ मौजूद होता है। अब इस दौरान एक जो मॉलिक्यूल बनता है 6 कार्बन प्रोडक्ट बनता है, ये आज तक डिस्कवर नहीं हुआ जी। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। तो फिर आगे 3 कार्बन कंपाउंड जो कि हम बांट सकते हैं, 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है, वो बन जाता है। अब रुबिस्को के बारे में वो बताता है जी। रुबिस्को जो है ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन समझी जाती है प्लेनेट पर। 10 to 25% सॉल्युबल लीफ प्रोटीन जो है वो रुबिस्को है। और एक एस्टिमेट के मुताबिक जमीन पर 40 मिलियन टन जो है रुबिस्को मौजूद है। इस हिसाब से वो ये कहता है कि हर पर्सन के लिए 7 किलोग्राम रुबिस्को आ सकता है। इतनी अमाउंट है रुबिस्को की। अब कैल्विन साइकिल की सेकंड स्टेज में हम बात कर चुके हैं कि 3 फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है। और जब 6 ATP कंज्यूम होते हैं तो ग्लिसरेट 1,3 बिस्फास्फेट बन जाता है। नेक्स्ट फिर NADPH के 6 मॉलिक्यूल यूज होते हैं जो कि इस 1,3 ग्लिसरेट 1,3 बिस्फास्फेट को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, या जिसको G3P कहते हैं। अभी वो जो 6 G3P बने हैं उसमें से एक साइकिल से बाहर चला जाता है, बाकी 5 जो है रीजनरेशन में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के साथ दिखाया गया है। ये राइबोलोज बिस्फास्फेट है, 5 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिले हैं, 3 फास्फोग्लिसरेट बना है, 6 ATP यूज हो रहे हैं जो कि ADP में कन्वर्ट हो गए खुद, और एक फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया 3 फास्फोग्लिसरेट के साथ और ये बना ग्लिसरेट 1,3 बिस्फास्फेट। 6 NADPH यूज हुए। उस दौरान जो एक और फास्फेट ग्रुप लगा था वो रिमूव हो गया और ये बन गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, जिसमें से एक G3P निकल गया साइकिल से और 5 दोबारा रीजनरेट होके राइबोलोज 1,5 बिस्फास्फेट बनाते हैं। तो ये थी फोटोसिंथेसिस। आगे और टॉपिक हैं, फोटो रेस्पिरेशन है, C4 प्लांट्स हैं, C4 मैकेनिज्म है, इसको फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें फोटो रेस्पिरेशन, C4 पाथवे और कैम पाथवे हैं। तो फोटोसिंथेसिस यहाँ तक खत्म हुई। आगे कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं।